V56 अध्याय 551 ऑफलाइन व्यक्तिगत नीलामी। एकांतवासी अध्ययन इस बात की प्रतीक्षा करता रहा कि अन्य लोग उसकी गपशप के बारे में पूछें ताकि वह सब कुछ बता सके। हालांकि उसके चाचा ने अभी अभी समूह में प्रवेश किया था। न केवल रिक्लूज स्टडी ने अपनी गपशप को खुशी से साझा करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि उसे यह भी लगा कि वह पूरी तरह से बंद हो गया है। युनशी ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया और चैट में लिन युआन से बात करना शुरू कर दिया। क्लाउड में स्ट्रीम करें एट डीप माउंटेन एल्डरलिन ग्रुप एडमिन। इस बार आपका ग्रुप वेलफेयर बहुत अच्छा था, क्यों ना हम ग्रुप चैट में नीलामी बंद कर दें। क्लाउड में स्ट्रीम, हम स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती की नीलामी आयोजित करने के लिए परचेज विद नो लॉस स्टोर पर जा सकते हैं। लिन युआन लगातार ताजा होने वाली समूह सूचनाओं को रोकने और स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती पर समूह कल्याण नीलामी आयोजित करने वाला था। हालांकि स्ट्रीम इन द क्लाउड के शब्दों को देखकर उन्हें केवल झुंझलाहट महसूस हुई। समूह कल्याण नीलामी में 12 स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों को एक बंडल के रूप में नीलाम किया जाना था, इनमें किया जाना था। इसलिए उन्हें केवल एक नीलामी वस्तु ही माना जा सकता है। एक वस्तु की नीलामी ही पूरे परचेज विद नो लॉस स्टोर को बेचैनी की स्थिति में डालने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा परचेज विद नो लॉस स्टोर एक 1 स्टार स्टोर था। हालांकि स्टोर ने काफी समय पहले ही काफी पॉइंट जमा कर लिए थे, लेकिन लिन युआन ने अभी तक इसे अपग्रेड नहीं किया था। यदि सभी लोग परचेज विद नो लॉस स्टोर के छोटे से क्षेत्र में एकत्रित हो जाएं, तो क्या यह प्राथमिक विद्यालय कक्षा की सभा नहीं बन जाएगी? लिन युआन यह कहने ही वाला था कि नीलामी ग्रुप चैट में की जाएगी, तभी उसे इसका एहसास हुआ। समूह में लगभग सभी लोग स्ट्रीम इन द क्लाउड के दूसरे शब्दों में ब्रेस्डेग हेड के विचार से सहमत थे। जिन लोगों ने सबसे पहले परचेज विद नो लॉस स्टोर में प्रवेश किया, उनमें बुद्ध स्वभाव वाले व्यक्ति, हिंसक स्वभाव वाली महिला और जो जियाक्सिन सभी लिन युआन थे। उन्हें उम्मीद थी कि वह इस समूह कल्याण नीलामी को परचेज विद नो लॉस स्टोर के प्रशंसक समूह के सदस्यों के लिए एक नेटवर्किंग गतिविधि के रूप में देख सकेंगे। लिन युआन को इससे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसके पास इस समय कोई जरूरी काम नहीं था। चूंकि सदस्य समूह में इतने लंबे समय से बातचीत कर रहे थे और एक दूसरे को जानने के अवसर के रूप में इसे लेने के लिए उत्सुक थे, इसलिए लिन युआन स्वाभाविक रूप से इस अवसर को देने और बनाने के लिए तैयार था। डीप माउंटेन एल्डरलिन, सब लोग परचेज विद नो लॉस स्टोर पर आ जाओ, मैं प्रवेश द्वार खोल दूंगा। यह खबर जारी करने के बाद लिन युआन ने जल्दी से अपने परचेज विद नो लॉस स्टोर के पास एक स्टार वेब फर्नीचर स्टोर का दौरा किया और 100 सामान्य लकड़ी की कुर्सियां खरीदी। इन कुर्सियों की कीमत $200 फेडरेशन है और इनका इस्तेमाल सिर्फ स्टार वेब में ही किया जा सकता है। इन्हें स्टार वेब पर सबसे आम फर्नीचर माना जाता है। जब लिन युआन ने पहली बार परचेज विद नो लॉस स्टोर खोला था, तो वह फर्नीचर देखने के लिए इसी फर्नीचर स्टोर पर आया था। उस समय वह $100 तक खर्च करने को उत्सुक था, इसलिए वह ऐसा बेकार फर्नीचर खरीदने से वास्तव में अनिच्छुक था। अब लिन युआन एक बार में इतनी सारी बेकार लकड़ी की कुर्सियां खरीदना चाहता था क्योंकि उसे लगा कि उसके स्टोर के अंदर कुछ भी नहीं है। वह संभवतः समूह कल्याण नीलामी में भाग लेने के लिए स्टोर में आने वाले सभी समूह सदस्यों को खड़ा नहीं कर सकता था, है ना? जब लिन युआन कुर्सियां खरीदकर अपने स्टोर पर वापस आया, तो वहां पहले से ही 20 से 30 समूह सदस्य इंतजार कर रहे थे। वह जल्दी से अपनी नई खरीदी हुई कुर्सियां व्यवस्थित करने लगा। यह देखकर लिसन तुरंत लिन युआन के पास गया, क्योंकि लिन युआन ने अपने चेहरे पर राजसी आकाश शहर के साथ उत्कीर्ण मुखौटा पहना हुआ था। लिसन स्पष्ट रूप से पूर्व की अभिव्यक्ति नहीं देख सका। हालांकि लिन युआन की आंखों को देखकर लिसन को पता चल गया कि वह अच्छे मूड में था। जब लिसन लिन युआन को कुर्सियां व्यवस्थित करने में मदद कर रहा था, जो जियाक्सिन और हिंसक स्वभाव वाली महिला अंदर आए। वे लिन युआन और लिसन के साथ मिलकर परचेज विद नो लॉस स्टोर में कुर्सियों को व्यवस्थित करने में शामिल हो गए। जब अन्य लोगों ने लिन युआन को अजीब मुखौटा पहने देखा, तो वे यह सोचने से खुद को रोक नहीं सके कि वह एक अजीब व्यक्ति था। यह बात विशेष रूप से समूह में शामिल नए सदस्यों के लिए सत्य थी, जो वास्तव में यह समझ नहीं पा रहे थे कि जो व्यक्ति आसानी से
9.9 शुद्धता वाले स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती का उत्पादन कर सकता है। वह उन मेजों का उपयोग कैसे करेगा जो स्टार वेब ने अपना स्टोर खोलने पर मुफ्त में दी थीं, तथा स्टार वेब की $200 की लकड़ी की कुर्सियों का उपयोग कैसे करेगा? क्या अपनी संपत्ति को दूसरों से छुपाने का यही अर्थ था? हालांकि कोई भी इसे कैसे भी देखे, दुकान की जर्जर सजावट उससे मेल नहीं खाती थी जो असली अमीर लोग अपनी संपत्ति को छिपाने के लिए करते थे। इसके विपरीत ऐसा लग रहा था कि वह जानबूझकर गरीब होने का नाटक कर रहा था। रिक्लूज स्टडी ने सीधे परचेज विद नो लॉस स्टोर में प्रवेश नहीं किया। इसके बजाय वह अपना सिर नीचे किए हुए उसके प्रवेश द्वार पर खड़ा रहा, डुआन हे के आने का इंतजार करते हुए। उसी समय रिक्लूज स्टडी ने अपने कान में एक परिचित खांसी सुनी। ली श्याओतियाओ, तुमने मेरी बातें चुपके से सुन ली और दूसरों को भी बता दी। क्या तुम इस बात का इंतजार कर रहे हो कि मैं तुम्हारी मां से कहूं कि वह तुम्हें पीटे? यह सुनकर रिक्लूज स्टडी ने अपने होठों को थपथपाया और कहा, चाचा, मुझे आपको औपचारिक रूप से सूचित करना चाहिए कि यद्यपि आप मेरे चाचा हैं और मेरे लिए पिता की तरह हैं, फिर भी मेरे पास मेरे अपने पिता हैं। उनका नाम ली बेंगाओ है। डुआन हे शुरू में काफी परेशान था। हालांकि डुआन हे को इतना गुस्सा आया कि ली श्याओतियाओ के मजाकिया शब्दों को सुनकर उसे बेहोश होने जैसा महसूस हुआ। यद्यपि डुआन हे एक सम्राट श्रेणी का विशेषज्ञ था, फिर भी वह इतना क्रोधित था कि वह अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सका। डुआन हे ने गुस्से से जवाब दिया, चलो पहले नीलामी में भाग लेने के लिए अंदर चलते हैं। मुझे उन 12 स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों को छीनना होगा। समय बर्बाद करना बंद करो। तुम्हारी छुपकर सुनवाई मैं जब तक घर नहीं आ जाता तब तक रुको और तुम्हारी मां तुम्हें सबक सिखाएगी। हालांकि डुआन हे अक्सर ली श्याओतियाओ पर क्रोधित हो जाता था, लेकिन वह कभी भी खुद को ली श्याओतियाओ की पिटाई करने के लिए तैयार नहीं कर पाया। फिर भी डुआन हे के पास ली श्याओतियाओ से निपटने के अपने तरीके थे। जब तक वह घर जाकर अपनी बहन से ली श्याओतियाओ के परेशान करने वाले व्यवहार के बारे में बात करता, ली श्याओतियाओ उसकी आधे घंटे की पिटाई से बच नहीं पाती। हो सकता है कि वे ली श्याओतियाओ को मिश्रित युगल में भी हरा दें। ली श्याओतियाओ ने अपने होठों को चटकाया और जब वह बाद में घर पहुंचा तो उसे पता चल गया कि उसे यह सब सहना पड़ेगा। खैर, अब तक तो उसे इसकी आदत हो चुकी थी। यह याद करते हुए कि उनके चाचा स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों की नीलामी करने वाले थे, ली श्याओतियाओ ने जल्दी से कहा, चाचा, मुझे बाद में समूह कल्याण नीलामी के दौरान आपके लिए बोली लगाने में मदद करने दें। वैसे भी मेरी बोली और आपकी बोली में कोई अंतर नहीं है। दोनों की बातचीत के दौरान वे पहले ही परचेज विद नो लॉस स्टोर में प्रवेश कर चुके थे। हालांकि ली श्याओतियाओ ने देखा कि उसके चाचा ने लंबे समय से बात नहीं की थी। वह अपना सिर खुजाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ऐसा नहीं हो सकता, भले ही उसके चाचा नाराज हों, लेकिन वे अपने भतीजे के इस तरह के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकते। ली श्याओतियाओ ने डुआन हे की आस्तीन खींची, लेकिन उसके चाचा ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने हैरानी से अपना सिर उठाया, तभी उसे एहसास हुआ कि उसके चाचा सीधे सामने देख रहे थे। ली श्याओतियाओ ने डुआन हे की निगाहों का अनुसरण किया। उसके चाचा एक अजीब मुखौटा पहने हुए एक युवक को देख रहे थे, जिसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। ली श्याओतियाओ हाल ही में समूह में शामिल हुआ था और इससे पहले लिन युआन से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। अब यह लिन युआन को देखने का उसका पहला मौका था। हालांकि क्योंकि लिन युआन को पिछली बार परचेज विद नो लॉस स्टोर में कई समूह सदस्यों ने घेर लिया था, इसलिए उसके अजीब मुखौटे पहनने की छवि भी प्रशंसक क्लब में फैल गई थी। ली श्याओतियाओ ने संदेह भरी नजरों से डुआन हे की ओर देखा, जो ग्रुप एडमिन को घूर रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक अजीब विचार आया। उनके चाचा बहुत शक्तिशाली थे और उनकी उम्र भी अधेड़ नहीं थी। तर्क के अनुसार उन्हें अब अपने बेटे के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए थी। फिर भी डुआन हे को अपने लिए कभी पत्नी नहीं मिली थी। यह हो सकता है। ली श्याओतियाओ का दिमाग तेजी से घूम गया, जबकि उसका दिल खतरे की घंटी बजा रहा था।
उस रात घर आने के बाद जब उसकी माँ ने उसे पीटा तो उसे अपनी खोज के बारे में अपनी माँ को बताना पड़ा। अन्यथा जब उसके चाचा को कोई पुरुष साथी मिल जाता तो उसकी माँ नामा शायद इसे स्वीकार न कर पाती। डुआन हे को नहीं पता कि उसके भतीजे के दिमाग में क्या चल रहा था। फिर भी अगर उसे पता भी होता तो वह ली शियाओतियाओ को लात मारने के मूड में नहीं होता। डुआन को एहसास हुआ कि हालांकि उसके सामने खड़े नकाबपोश युवक ने उन युवकों से बिल्कुल अलग कपड़े पहने हुए थे जिन्हें उसने इंडिगो एज्योर सिटी के बाहर देखा था, फिर भी उन दोनों से एक ही विशेष आभा निकल रही थी। इसके अलावा डुआन हे ने उस समय लिन युआन के चेहरे पर अजीब मुखौटे पर विशेष ध्यान दिया था। यह मुखौटा बेहद खास था क्योंकि इस पर राजसी आकाश शहर उकेरा हुआ था। डुआन हे को यकीन था कि वह इस मुखौटे को किसी और मुखौटे से अलग नहीं समझेगा। केवल इस मुखौटे को देखकर डुआन हे लिन युआन की पहचान की पुष्टि नहीं कर पाता। हालांकि लिन युआन के बगल में खड़े लिसन ने मास्क नहीं पहना था, इसलिए डुआन हे उसका चेहरा साफ देख सकता था। लिसन को देखने के बाद डुआन हे ने जल्द ही पुष्टि की कि उसके सामने वाला नकाबपोश युवक वास्तव में वही था जिससे वह इंडिगो एज्योर सिटी के बाहर मिला था। साथ ही डुआन हे ने भी पुष्टि की कि यह युवक परचेज विद नो लॉस स्टोर का मालिक और चंद्र महारानी का शिष्य था। जब अंततः उन्हें परचेज विद नो लॉस स्टोर के मालिक की असली पहचान का पता चला तो उन्हें अपने सिर के पिछले हिस्से में झुनझुनी सी महसूस हुई। डुआन ने दुकान में बैठे अन्य लोगों को देखा। यह संभव था कि सुनो के अलावा केवल वह ही युवक की असली पहचान के बारे में जानता था। यदि अन्य लोगों को पता होता कि परचेज विद नो लॉस स्टोर का मालिक चंद्र महारानी का शिष्य है तो वे निश्चित रूप से उन स्टूलों पर बैठने का साहस नहीं करते जिन्हें युवक ने अभी अभी व्यवस्थित किया था। युवक की पहचान की पुष्टि करने के बाद डुआन हे को अंततः पता चला कि समूह कल्याण में 9.9 शुद्धता वाले स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती क्यों थे। केवल चंद्र महारानी का शिष्य ही इतनी आसानी से इतना कीमती सामान निकाल सकता था कि उसे प्राप्त करने के लिए चतुर्थ श्रेणी के सृजन मास्टर भी भाग्य पर निर्भर रहते थे। कुछ ही देर बाद डुआन हे को होश आ गया। अगर चंद्र महारानी का शिष्य परचेज विद नो लॉस स्टोर का मालिक था तो जब उसका भतीजा समूह में गपशप फैलाता था तो क्या यह गपशप को सीधे उस व्यक्ति तक फैलाने और अपनी पहचान को उजागर करने के बराबर नहीं था। डुआन हे को लगा कि कोई उसकी आस्तीन खींच रहा है। जब उसने अपना सिर नीचे किया तो पाया कि यह ली शियाओतियाओ था। उसने उसे गुस्से से घूरा। अपने चाचा की भयंकर निगाहों के सामने ली शियाओतियाओ इतना डर गया कि उसका गला तुरंत रूंध गया और उसने यह उल्लेख नहीं किया कि वह नीलामी में पूर्व बोली की मदद करना चाहता था, बल्कि चारों ओर देखने के बाद ली शियाओतियाओ ने पाया कि उसके सस्ते मास्टर डुआन ली अभी भी उसके बगल में एक सीट पर बैठे थे और जल्दी से उसके पास चले गए। मास्टर डुआन ली के बगल में मासूमियत से बैठे हुए उसने पीछे से अपने चाचा की ठंडी निगाहों को नजरअंदाज कर दिया। जब डुआन हे ने नकाबपोश युवक की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया तो उसे अचानक एहसास हुआ कि वह भी उसकी ओर देख रहा था। डुआन हे ने लिन युआन की आंखों में ठंडेपन से देखा और पाया कि उसकी और लिन युआन की आंखें बिल्कुल एक जैसी थीं। इसके तुरंत बाद डुआन हे ने देखा कि नकाबपोश युवक के मुंह का कोना ऊपर की ओर उठा हुआ था जिससे एक अस्पष्ट मुस्कान प्रकट हो रही थी। डुआन हे ने आखिरी पंक्ति में बैठने से पहले लिन युआन को एक अजीब सी मुस्कान दी। लिन युआन इस बात से कुछ हद तक हैरान था। उसे उम्मीद थी कि वह रिक्लूस स्टडी के जरिए डुआन हे से संपर्क करने का अवसर पालेगा। हालांकि उसने यह नहीं सोचा था कि डुआन हे वास्तव में परचेज विद नो लॉस स्टोर के फैन क्लब का सदस्य बन जाएगा। अब यदि वह डुआन हे से संपर्क करना चाहता है तो निस्संदेह यह अधिक सुविधाजनक होगा। लिन युआन ने डुआन हे की अजीब मुस्कान को देखा और उसे और भी यकीन हो गया कि उसे उसकी पहचान के बारे में पता था। फिर भी डुआन हे के साथ संपर्क में आने के लिए यह सही समय नहीं था।
लिन युआन को समूह कल्याण नीलामी के अंत तक इंतजार करना पड़ा, तभी वह उससे संपर्क कर सकता था। यह देखकर कि लगभग सभी लोग बैठ गए हैं, लिन युआन ने स्पष्ट रूप से घोषणा की, मैंने मूल रूप से समूह में समूह कल्याण नीलामी आयोजित करने का इरादा किया था, ठीक उसी तरह जैसे मैंने पिछली बार फूल ब्रोकेड मोती की नीलामी की थी। चूंकि सभी ने स्टार वेब स्टोर में नीलामी आयोजित करने का अनुरोध किया था, इसलिए मैं इस अवसर का उपयोग करके आपको नीलामी से पहले मेरे हाथ में मौजूद मौलिक मोतियों के बैच को देखने का मौका दे सकता हूं। जैसे ही लिन युआन बोल रहा था, लिसन एक ट्रे लेकर उसके पास चला गया। उसके हाथ की एक लहर से जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी के 4 शुद्धता वाले स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती ट्रे में प्रकट हुए। प्रत्येक तत्व के 12 मोती थे और कुल 48 मोती थे। जब ये 48 मोती प्रकट हुए तो उनमें से प्रत्येक की एक बाहरी परत थी जिसमें शुद्ध तात्विक ऊर्जा थी और जो एक अद्वितीय रंग के साथ खिली थी। लिसन के हाथों में जो ट्रे थी वह शानदार रोशनी की परत में लिपटी हुई थी। उसी समय एक आवाज अधीरता से चिल्लाई, मैं जानना चाहता हूं कि 12 स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों के गुणों के अलावा क्या मैं मोतियों की बाहरी परत भी चुन सकता हूं? जब वह महिला रोती हुई आवाज में बोल रही थी तो उसने लिसन की ट्रे में रखे 48 मोतियों को देखा, जिनसे रंग बिरंगी रोशनी निकल रही थी, और उसने 2 सांसें लीं। महिला ने पहले तो अवचेतन रूप से यह बात कही, लेकिन जब उसके आसपास के पुरुषों ने यह बात सुनी तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका शरीर उनके नियंत्रण से बाहर हो गया है। यह तो बहुत ज्यादा रोना धोना था। यहां तक कि स्ट्रीम इन द क्लाउड, जो जियाक्सिन और हिंसक स्वभाव वाली महिला को भी अपने शरीर पर नियंत्रण खोता हुआ महसूस हुआ। वे वास्तव में महिला के पेट में कराहने वाली आवाज को वापस मारने के लिए एक धर्मी लोहे की मुट्ठी का उपयोग करना चाहते थे। यह आवाज सुनकर लिन युआन को इस पर कोई राय नहीं थी। उसे अचानक याद आया कि जीनियस पहले से ही 2.5 साल का था। एक गृह व्यवस्था करने वाले जानवर के रूप में सभी 100 प्रश्न जानवरों को 3 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद नपुंसक बना दिया जाना था। यदि ऐसा न होता तो यह हर बसंत में पूरे दिन बिना रुके चिल्लाता रहता। किशोरावस्था में प्रवेश करने पर अधिकांश परियों में यौन इच्छाएं उत्पन्न होती थीं, लेकिन अधिकांश अपनी भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करने में सक्षम थे। वे चिल्लाएंगे नहीं या नियंत्रण से बाहर नहीं होंगे। 100 प्रश्न जानवरों के सामने इस प्रकार की समस्या आने का मुख्य कारण यह था कि गृह व्यवस्था करने वाले जानवरों के रूप में उन्हें परी भी नहीं माना जाता था, बल्कि उन्हें केवल पालतू जानवर ही माना जा सकता था। एक जानवर के रूप में, हालांकि 100 प्रश्न वाला जानवर बहुत बुद्धिमान था, फिर भी उसमें आत्मनियंत्रण की प्रवृत्ति का अभाव था। इसके अलावा जीनियस अब पहले से ही एक कांस्यलीजेंड 1000 क्वेश्चन बीस्ट था। उसे अपनी पशु प्रवृत्ति पर नियंत्रण करने में सक्षम होना चाहिए था। किसी भी स्थिति में लिन युआन जीनियस को एक अकेला योद्धा नहीं बनने देना चाहता था। चाहे कितना भी दुखद हो, फिर भी उसे सांता क्लॉज दिव्यांताम्बी में मैन ही होना था। महिला का प्रश्न सुनने के बाद लिन युआन ने शांति से उत्तर दिया, इन 48 मौलिक मोतियों में प्रत्येक तत्व के 12 मोती हैं। प्रत्येक मोती के लिए बाहरी मोती परत 9.9 शुद्धता वाला स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती अलग होता है। हर किसी को पसंद आने वाले मोती का प्रकार भी अलग अलग होता है। बाद में जिस व्यक्ति को मोती मिलते हैं वह 48 स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों में से केवल 12 चुन सकता है। लिन युआन के शब्दों में गर्व की भावना थी। समूह कल्याण प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 48 मोतियों में से 12 चुनने की अनुमति देना उन्हें अपनी पसंद के आधार पर चुनने की शक्ति देने के बराबर था। इससे व्यक्ति को समूह कल्याण के मूल्य को अधिकतम करने की अनुमति मिली। जिन लोगों ने मूल रूप से इन 12 स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों पर बोली लगाने की योजना बनाई थी, वे अपने दांत पीसकर अपनी बोलियां फिर से बढ़ाने से खुद को नहीं रोक सके। लिन युआन ने भीड़ की उत्साही प्रतिक्रिया देखकर अपनी भौहें उठाईं। लिन युआन ने 4 तत्वों के मौलिक शंख को कांस्य किंवदंती में विकसित करने के बाद, भले ही वह चाहता था कि वे 9.9 से कम शुद्धता के साथ स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती का उत्पादन करें, यह बहुत मुश्किल होगा। वे कभी कभी केवल कुछ स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती ही उत्पादित करते थे।
जिनकी शुद्धता 9.8 या उससे अधिक होती थी तथा उनमें बाहरी मोती परत नहीं होती थी। इसलिए लिन युआन को ऐसा नहीं लगा कि मौलिक मोती पर बाहरी मोती परत बहुत दुर्लभ या विशेष थी। लिन की में हालांकि यह बाहरी परत सुंदर थी, लेकिन इसकी तुलना सोच प्रकार की वस्तुओं और भिन्न दुर्लभ सामग्रियों को जमा करने के आनंद से नहीं की जा सकती थी। लिन युआन को पहले से ही महसूस हो रहा था कि वह अधिकाधिक संग्रहकर्ता बनता जा रहा है। वैसे भी स्टॉक रखना हमेशा अच्छा होता है। वह रोती हुई आवाज वाली महिला ठीक सामने बैठी थी। ट्रे को पकड़े हुए लिसन नीली में भाग लेने वाले सभी को मोतियों को देखने था। इस प्रकार वह महिला ट्रे में रखे 48 स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों का निरीक्षण करने वाली पहली व्यक्ति थी। इस नजर से महिला को ऐसा लगा जैसे उसने अपने सपनों का खजाना देख लिया हो और वह खुद को यह कहते हुए रोक नहीं पाई, भगवान, ये सभी स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती शीर्ष श्रेणी के क्लाउड ड्रीम लेक मोती हैं। जब वह बात कर रही थी तो महिला ने जल्दी से अपने हाथ में स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों का एक मुट्ठी भर लिया और उनकी जांच की। अंततः उसने अपने आप को शांत किया। अगर मैंने इन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा होता और एक विशेषज्ञ के रूप में पुष्टि नहीं की होती कि ये क्लाउड ड्रीम लेक मोती असली थे, तो मैंने एक साथ इतने सारे मोती देखकर सोचा होता कि ये बड़े पैमाने पर उत्पादित नकली सामान थे। महिला के शब्दों ने तुरंत ही डुआन हे सहित लिसन की ट्रे में रखे स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों का निरीक्षण करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे लोगों को उत्साह से भर दिया। ये वास्तव में क्लाउड ड्रीम लेक मोती हैं। मुझे इस बार समूह कल्याण प्राप्त करना चाहिए। ओह, अगर ये क्लाउड ड्रीम लेक मोती हैं तो भले ही मुझे इस नीलामी में 12 स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती मिल जाएं, मैं उन्हें इस्तेमाल करने के लिए खुद को नहीं ला पाऊंगी, बल्कि केवल उन्हें इकट्ठा कर पाऊंगी। क्लाउड ड्रीम लेक मोती के बारे में कहा जाता है कि वे पहनने वाले व्यक्ति के साथ बदलते हैं। बाहरी परत पर अलग अलग रेखाएं और रंग दिखाई देते हैं। क्या यह सच हो सकता है? वैसे भी मैं यहां सिर्फ उत्साह देखने आया हूं। मैं इस बार नीलामी नहीं कर सकता। मेरा मतलब है, मैं पहले कभी नीलामी नहीं कर सकता था। इससे पहले लिन युआन को केवल इतना पता था कि मौलिक मोती 9.9 शुद्धता तक पहुंचने पर उनकी सतह पर मोती की एक परत जमा हो जाएगी। वह मोतियों की बाहरी परत के बारे में अपेक्षाकृत कम जानता था, जिसे केवल देखा जा सकता था, लेकिन उसका कोई विशेष कार्य नहीं था। यद्यपि वह 9.9 शुद्धता वाले स्वर्गीय युवती श्रेणी मौलिक मोतियों के बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन ट्रे पर रखे मोती, जिन्हें कई लोग क्लाउड ड्रीम लेक मोती कहते थे, वे मोती थे जो उसके स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में विभिन्न विश्वासनिक शेलफिश से उत्पादित किए जाते थे। यहां सकता है कि स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र 9 शुद्ध पर तत्वीय 95% क्लाउड ड्रीम लेक मोती थे। शेष 5% के संबंध में लिन युआन जैसे व्यक्ति को भी लगा कि वे इतने सुंदर हैं कि उन्हें नहीं लाया जा सकता। फिर भी क्लाउड ड्रीम लेक मोती को देखने पर सबके सदस्यों के भावों को देखकर वह देख सकता था कि वे पहले से ही बहुत हैं। समझ में आ गया कि उसने अपने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में कांस्य लीजेंड एलिमेंटल शेलफिश को कम करके आंका था। दूसरे शब्दों में, उसने अपने स्पिरिट लॉक स्थान शुद्ध और पर्याप्त स्पिरिट करके आंका था। यह लिन युआन के लिए बहुत अच्छी खबर थी, क्योंकि स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों पर मोतियों की बाहरी परत उनके मूल्य को प्रभावित कर सकती थी। यह अमूर्त रूप से उन संसाधनों को बढ़ाने के बराबर था जो लिन युआन असीम रूप से उत्पादित कर सकता था। इससे लिन युआन के हाथों में स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों को अधिक क्रय शक्ति प्राप्त हुई। इस नीलामी में भाग लेने वाले सभी लोगों को अपनी ट्रे में रखे मोतियों का बारीकी से निरीक्षण करने की अनुमति दे दी थी, जिसके बाद सब आंखें तेज गईं। उनकी आंखें लिसन की ट्रे में रखे मोतियों पर टिकी थीं। लियो ने धीरे से खांसते हुए कहा, चूंकि आप सभी ने मौलिक मोतियों का निरीक्षण पूरा कर लिया है, अगर आपके पास अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझसे सीधे पूछ सकते हैं। नहीं, तुरंत संकलन शुरू कर सकते। हंसी के मन में जैसी महंगी और मूल्य चीज के बारे में बहुत सारे सवाल होने चाहिए। हालांकि लिन युआन के आने से नीचे बैठे लोगों के पास मोतियों के बारे में पूछने के लिए कुछ नहीं बचा। सभी लोग पहले से ही नीलाम होने वाले स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों का बारीकी से निरीक्षण कर चुके थे। उन्हें मोतियों की गुणवत्ता का लंबे समय से पता था।
यद्यपि ये 9.9 शुद्धता वाले स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती सभी क्लाउड ड्रीम लेक मोती थे, क्योंकि वे मौलिक शेलफिश जैसे जीवन रूपों में विकसित हुए थे। उनमें से प्रत्येक अलग था। फिर भी 48 मोतियों का निरीक्षण करने के बाद जिन लोगों ने उन्हें प्राप्त करने का मन बना लिया था, उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि वे कौन से 12 मोती चुनेंगे। अब जो लोग उनकी नीलामी की तैयारी कर रहे थे, उनके पास संसाधन तैयार थे और वे जाने के लिए तैयार थे। यह देखकर कि किसी के पास कोई सवाल नहीं था, लिन युआन ने आगे कहा, क्योंकि इस समूह कल्याण नीलामी में इतने सारे नियमों की आवश्यकता नहीं है। हर कोई आधे घंटे के भीतर अपनी बोली लगा सकता है। इस अवधि के अंत में सबसे अधिक बोली लगाने वाला व्यक्ति 12.9 शुद्धता वाले स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती घर ले जाने में सक्षम होगा। बेशक, क्योंकि समूह कल्याण नीलामी उच्च श्रेणी के स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों के लिए है, इसलिए पिछली बार के विपरीत बोली में सामान्य दुर्लभ संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे पहले कि कोई यह पूछ पाता कि सामान्य दुर्लभ संसाधनों और बहुमूल्य दुर्लभ संसाधनों के बीच अंतर कैसे किया जाए, समझा जाए, लिन युआन ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। इस समूह कल्याण नीलामी में कीमती दुर्लभ संसाधनों की परिभाषा अपेक्षाकृत ढीली है। स्टार वेब के दुर्लभ जीवन रूप मंडप की त्रैमासिक नीलामी में जो कुछ भी भेजा जा सकता है, उसकी गिनती की जाती है। यह सुनकर नीचे बैठे हुए लोग, जो स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती पर बोली लगाने की योजना बना रहे थे, पूरी तरह से चुप हो गए। हालांकि कुछ लोगों की आंखों में स्पष्ट खुशी झलक रही थी, जबकि अन्य, जो पहले आत्मविश्वास से भरे हुए थे, अब अपनी भौहें सिकोड़ रहे थे। दूसरे समूह में से एक थे डुआन हे। जब वह स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों के लिए समूह लानमार्सनो कल्याण नीलामी में भाग लेने की तैयारी कर रहा था, तो डुआन हे को पता था कि मोतियों के लिए बोली निर्धारित की जाएगी। अन्यथा, यदि कोई व्यक्ति एक स्वर्ण फय बनाता है, तो दूसरा व्यक्ति एक 150 रजत फय या यहां तक कि 3000 कांस्य फय बनाता है। चाहे कोई भी उनकी तुलना करे 3000 कांस्य फय की वास्तविकता से, फिर भी एक साधारण व्यक्ति भी 3000 कांस्य फय के स्थान पर केवल एक स्वर्ण फय को ही चुनेगा। यह सिर्फ इतना था कि डुआन हे ने कभी नहीं सोचा होगा कि लिन युआन नीलामी में इतना कम स्तर निर्धारित करेगा। स्टार वेब के दुर्लभ जीवन रूप मंडप में प्रतिदिन नीलामी आयोजित की जाती थी। हालांकि इसकी त्रैमासिक नीलामी में बहुत सख्त आवश्यकताएं थीं। यहां तक कि कुछ सोने की आध्यात्मिक सामग्री भी अब इन नीलामी में स्वीकार नहीं की जाती थी। आध्यात्मिक अवयवों पर तभी विचार किया जाता था जब वे प्लैटिनम ग्रेड तक पहुंच जाते थे। डुआन हे ने सोचा था कि 9.9 शुद्धता वाले क्लाउड ड्रीम लेक मोतियों को कम से कम उसी आधारभूत ग्रेड की सामग्री, जैसे कि स्रोत प्रकार की वस्तुओं, से तो बदला जा सकता था। एक विशेषज्ञ के रूप में डुआन हे ने स्वाभाविक रूप से इतने सारे सामान्य दुर्लभ संसाधनों का संग्रह नहीं किया। उन्होंने बहुत पहले ही अपने सभी सामान्य दुर्लभ संसाधनों को स्रोत प्रकार की वस्तुओं के लिए बदल दिया था। हालांकि डुआन हे अब स्रोत प्रकार की वस्तुओं का उपयोग सौदेबाजी के लिए करना चाहता था, ताकि उन सामग्रियों के लिए उचित बोली लगाई जा सके जो स्पष्ट रूप से पूर्व की तरह समान स्तर की नहीं थीं। डुआन को लगा कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। फिर भी डुआन हे ने उन क्लाउड ड्रीम लेक मोतियों पर बोली लगाई, चाहे वह कैसा भी महसूस करता हो। यह देखकर कि समूह के सदस्यों के पास अभी भी पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं था, लिन युआन ने अपने पीछे एक कुर्सी पर बैठने से पहले अपने बगल में बैठे लिसन की ओर देखा। लिन युआन के इरादे को भांपते हुए लिसन ने तुरंत समूह कल्याण नीलामी की मेजबानी शुरू कर दी। समूह में लिन युआन के प्रतिनिधि के रूप में समूह के सदस्यों के लिए यह स्वाभाविक था कि लिसन नीलामी की अध्यक्षता कर रहा था। सुनो, बोलने के लिए उसने अपना मुंह खोला। अपनी लोमड़ी जैसी आंखें सिकोड़ते हुए लिसन ने गंभीरता से कहा, चलो हम सब और अधिक सक्रिय हो जाएं। आप बस खड़े होकर सीधे अपनी बोलियां चिल्ला सकते हैं। लिसन के शब्दों को सुनकर डुआन हे ने मन ही मन उसकी सराहना की। इस बोली पद्धति ने बोलीदाताओं को बोली लगाने के लिए तुलनात्मक रूप से खराब संसाधनों का उपयोग करने से सीधे तौर पर रोका।
यदि कोई व्यक्ति अपनी बोली चिल्लाने के लिए ऐसे संसाधन का उपयोग करता है तो संभवतः अन्य बोलीदाता उसे तुरंत ही चिल्लाकर बुला लेंगे। हर बोलीदाता एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती जैसी किसी चीज की नीलामी में किसी को भी किसी और की परवाह नहीं थी। घटिया संसाधन का उपयोग करने से न केवल बोली अप्रभावी होगी बल्कि आपकी प्रतिष्ठा भी गिरेगी। साथ ही यह प्रतिस्पर्धी बोली माहौल को बहुत अच्छी तरह से सक्रिय कर सकती है। इस प्रकार का माहौल जीवंतता को बढ़ावा देने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि बोलीदाताओं के लिए एक दूसरे से अधिक बोली लगाना आसान बनाने के लिए बनाया गया था। जैसे ही लिसन ने नीलामी की अध्यक्षता की, लोग पहले से ही अंतहीन धारा में अपनी बोलियां लगाने लगे थे। यह कहा जा सकता है कि डुआन हे ने लिसन के विचारों को सही ढंग से भांप लिया था, लेकिन वह उसके मुख्य उद्देश्य का अनुमान नहीं लगा पाया था। जब लिसन ने परचेज विद नो लॉस स्टोर के फैन क्लब का प्रबंधन करना शुरू किया तो उन्होंने इसे अपने संसाधनों में से एक के रूप में भी देखना शुरू कर दिया। अब लिसन ग्रुप के हर सदस्य को पहचान सकता है। हालांकि लिसन अभी भी समूह में रोजमर्रा की बातचीत के माध्यम से प्रत्येक सदस्य की संपत्ति का पता लगाने में असमर्थ था। इस समूह कल्याण नीलामी की बोली पद्धति के माध्यम से लिसन प्रत्येक सदस्य की संपत्ति का मूल्यांकन और क्रमानुसार रैंकिंग करना चाहता था। इसके अलावा उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को विकसित करते समय वे अपने प्रशंसक क्लब से संपर्क का उपयोग करेंगे थे, जिन्हें वह पहले कभी एकत्र नहीं कर पाया था। बस इतना हुआ कि इनमें से कई को जल्द ही दूसरों ने पीछे छोड़ दिया। लिन युआन अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं सका। अगर वह इन सभी दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्रियों को प्राप्त कर पाता तो वह खुद को बहुत सारे प्रयासों से बचा सकता था। इस समूह कल्याण नीलामी में यह वास्तव में तर्कसंगत था कि लिन युआन 9.9 शुद्धता वाले क्लाउड ड्रीम लेक मोती निकालकर पहले से ही हार रहा था। हालांकि लिन युआन को ऐसा महसूस नहीं हुआ। वह मौलिक मोतियों का उपयोग कर रहा था जो उसके स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में लगातार आपूर्ति किए जा रहे थे, जिसके बदले में उसे एक ही बार में बड़ी मात्रा में विभिन्न कीमती संसाधन मिल रहे थे। इससे निस्संदेह उन्हें इन दुर्लभ संसाधनों की खोज में लगने वाले समय और प्रयास की काफी बचत होगी। जब फ्लोटिंग आइलैंड वेल का जन्म हुआ तो वह सिर्फ स्वर्गीय युवती ग्रेड एलिमेंटल मोतियों का उपयोग करके उसकी पीठ पर स्काई सिटी का निर्माण नहीं कर सकता था। उसे विभिन्न पिछले संसाधनों की बड़ी मात्रा में संचय करने की आवश्यकता थी। उसके बाद से लिन युआन ने इन संसाधनों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इससे उसे बाद में उन्हें खोजने की परेशानी से भी छुटकारा मिल गया। यदि ऐसा नहीं हुआ तो बाद में यदि उसे ये दुर्लभ संसाधन नहीं मिल पाए तो वह बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। नीलामी लगातार जारी रही। माहौल इतना तीव्र होता गया कि उसमें बारूद जैसी गंध आने लगी। 20 मिनट बाद लिन युआन कुछ बोलियों को सुनकर चौंक गया। तभी क्लास 4 क्रिएशन मास्टर डुआन ली खड़ी हो गई। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने महिला से कराहती आवाज में कहा, मेरे पास 8 सोर्स टाइप आइटम, 500 किलो प्लैटिनम 1000 अपॉर्चुनिटीज सीक्रेट क्रिस्टल, 1 प्लैटिनम फॉर्च्यून सीवेलो और डायमंड शाइनिंग लस्टर एम्फीप्टेरे द्वारा निर्मित 45 स्केल हैं। मास्टर डुआन ली की कीमत लिन युआन के मन में मौजूद कीमत से मेल खाती थी। लिन युआन न केवल कीमत से हैरान था और यह देखकर भी कि कैसे 10 मिनट पहले ही यह उसकी आदर्श राशि तक पहुंच गया था, बल्कि वह मास्टर डुआन ली द्वारा लाए गए आइटम से और भी अधिक आश्चर्यचकित था। यदि लिन युआन इस बात को लेकर निश्चित नहीं था कि वह मास्टर डुआन ली से परिचित नहीं था और अतीत में उसके साथ उसकी ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी, तो उसे संदेह होने लग सकता था कि वह उसे लुभाने के लिए ऐसा प्रस्ताव दे रही थी। प्लैटिनम 1000 अपॉर्चुनिटीज सीक्रेट क्रिस्टल एक प्रकार का आध्यात्मिक घटक था जिसे लिन युआन सोर्स सैंड को देना चाहता था ताकि वह उसे निगल सके और प्लैटिनम फैंटेसी ब्रीड में विकसित होने से पहले धातु में बदल सके। चमकदार चमक वाले एम्फीप्टेरे के शल्क एक प्रकार के आध्यात्मिक घटक थे जिनका उपयोग ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई के पोषण के लिए किया जा सकता था। लिन युआन चमकदार चमक वाले एम्फीप्टेरे के तराजू को प्राप्त करने में असफल रहा, यद्यपि उसने इसकी काफी खोज की थी।
फिर भी अब मास्टर डुआन ली उसे एक ही बार में वह सब कुछ दे रहे थे जिसकी उसे जरूरत थी। लिन युआन को अब फॉर्च्यून सिविलों में उतनी रुचि नहीं थी जितनी परिपक्व परियों के शरीर में स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। एक परी के रूप में जो पानी के नीचे रहता था और अपने लक्ष्यों को गला घोंट कर मारता था, हु क्वान को फॉर्च्यून सिविलों के शरीर से ईर्ष्या थी। मास्टर डुआन ली सभी बोलियों की घोषणा करने के बाद बैठ गए। रोती हुई आवाज वाली लड़की शालीनता से अपने पैरों पर खड़ी हुई और मास्टर डुआन ली को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। यद्यपि वह उसी रोती हुई आवाज में बोलती रही, परंतु उसके शब्दों में विषैली भावना छिपी हुई थी। तुम बूढ़े हो। मैं, वांग फुक्सियांग, कभी किसी से नहीं डरता। मैंने 30 पतियों, 16 प्रेमियों, 27 प्रेमियों और 81 प्रेमियों को मौत की सजा दी ताकि मैं उनकी दौलत पर कब्जा कर सकूं। भले ही तुम क्लास 4 क्रिएशन मास्टर हो, लेकिन मेरे पास जितना पैसा है उसे देखकर तुम हैरान रह जाओगे। मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारे आगे नहीं झुकूंगा क्योंकि तुम बूढ़े हो। लिन युआन ने जब लड़की का नाम सुना तो वह लगभग हंस पड़ा। वांग फुक्सियांग कितना अजीब नाम था। लिन युआन को उस लड़की द्वारा यह बताए जाने पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने कितने पुरुषों को मृत्यु का श्राप दिया था। यह लड़की आतंक की प्रतिमूर्ति थी। लिन युआन ने समूह में लड़की का उपयोगकर्ता नाम जांचा और अपनी भौं उठाई। वांग फुक्सियांग, वसंत की सुंदरता और ग्रीष्म ऋतु के मिलन का प्रतीक। कितना सुंदर नाम है। वांग फुक्सियांग ने लिन युआन की ओर सुरुचिपूर्ण ढंग से रुख किया। मैं आपके 12 सुंदर मोतियों के बदले में 20 सोर्स टाइप आइटम का उपयोग कर सकता हूं। मोती मेरी गर्दन के चारों ओर बहुत खूबसूरत लगेंगे। उन मोतियों की सहज चमक मेरी सुंदरता और अद्वितीय रंगत को निखारने के लिए एकदम सही होगी। बोलते समय उसने अपनी पीली गर्दन को सहलाया जैसे वह सज रही हो। उसके शब्दों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों की पलकें झपक उठीं। वह वास्तव में स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती जैसी कीमती चीज को सतही सामान के रूप में उपयोग करने की योजना बना रही थी। यह लगभग ईशनिंदा थी। लेकिन ईमानदारी से कहें तो 9.9 शुद्धता वाले स्वर्गीय युवती ग्रेड तत्व मोती 9.8 शुद्धता वाले स्वर्गीय युवती ग्रेड तत्व मोतियों से अधिक कीमती थे, न केवल उच्च शुद्धता के कारण बल्कि इसलिए भी कि 9.9 शुद्धता वाले स्वर्गीय युवती ग्रेड तत्व मोतियों में एक विशेष प्रकार की जन्मजात चमक थी। यद्यपि उसने जो कहा वह तर्कसंगत था, फिर भी हर कोई उसकी समृद्धि से चकित था। कई लोग मन ही मन उपहास कर रहे थे। चाहे आपके कितने भी पति, प्रेमी, प्रेमिका या प्रेमी हों, उनकी सारी संपत्ति मिलकर भी आपके फिजूल खर्ची को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। वांग फुक्सियांग की बातें सुनकर मास्टर डुआन ली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह खड़ी हुई और रूखेपन से बोली, ग्रुप एडमिन ने पहले ही मूल्यवान स्रोत प्रकार की वस्तुओं के लिए सीमा में बहुत अधिक छूट दे दी है। भले ही आपके 20 स्रोत प्रकार की वस्तुएं मेरे द्वारा पेश की जा रही वस्तुओं से उच्च गुणवत्ता की हों, लेकिन वे मूल्य के मामले में तुलनीय हैं, इसलिए आपकी बोली मायने नहीं रखती। जब उसने मास्टर डुआन ली की प्रतिक्रिया सुनी तो वांग फुक्सियांग ने अपने रेशमी बालों को कान के पीछे छिपा लिया। वह मुड़ी, अपना सिर झुकाया और मीठी आवाज में बोली, मैं जो 20 स्रोत प्रकार की वस्तुएं पेश कर रही हूं उनमें से एक तत्व स्रोत प्रकार की वस्तु है। इस तत्व स्रोत प्रकार की वस्तु का अनुबंध करना भी बेहद आसान है। जब तक अनुबंध करने वाली महिला है और उसके शरीर से कम 10% अशुद्धियां साफ हो चुकी हैं, तब तक वह अनुबंध करने में सक्षम होगी। तुम अपने दयनीय गहनों के साथ मेरे पास जो कुछ है उसके बदले में क्या करोगे, बूढ़े? वांग फुक्सियांग ने अपना सिर घुमाया और एक कागज जैसी वस्तु निकाली। मैं इस उत्परिवर्तित लकड़ी तत्व स्रोत प्रकार की वस्तु में प्रवेश कर रहा हूं। यह कागज तत्व है। लिन युआन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई उसके समूह कल्याण नीलामी में एक मौलिक स्रोत प्रकार की वस्तु दर्ज करेगा। जब उन्होंने निजी नीलामी से सोर्स सैंड खरीदा था तो उन्होंने केवल एक छोटी राशि खर्च की थी, क्योंकि सोर्स सैंड में संकुचन के लिए चुनौतीपूर्ण स्थितियां थीं। स्पिरिट क्यूई पेशेवरों के लिए विल पावर रून्स को समझना पहले से ही काफी मुश्किल था। इसलिए
बहुत से लोग एक स्रोत प्रकार की वस्तु को अनुबंधित करने के लिए दो विल पावर रून्स का त्याग करने के लिए तैयार नहीं थे, भले ही वह एक दुर्लभ तत्व स्रोत प्रकार की वस्तु हो। वांग फुक्सियांग की मौलिक स्रोत प्रकार की वस्तु अपरंपरागत लग रही थी, लेकिन अनुबंध बनाने की शर्तें बहुत सरल थीं। सबसे पहले, कागज तत्व स्रोत प्रकार की वस्तु का ठेकेदार महिला होना चाहिए था, जिसका मतलब था कि दुनिया के आधे आत्मा क्यूई पेशेवर पात्र थे। यद्यपि शरीर से कम 10% अशुद्धियों को साफ करना चुनौतीपूर्ण लग सकता था, लेकिन जिन लोगों के पास पर्याप्त संसाधन थे, उनके लिए यह असंभव नहीं था। रेडियंट मून पैलेस के सिल्वर स्टैमन गोल्ड लस्टर कैसियास से प्राप्त अमृत का एक कटोरा शरीर की कम से कम 90% अशुद्धियों को या शायद 100% अशुद्धियों को भी साफ करने में सक्षम होगा। जब सिल्वर स्टैमन गोल्ड लस्टर कैसिया सुजरेन में विकसित हुआ, तो इसके अमृत का उपयोग आत्मा की अशुद्धियों को साफ करने के लिए भी किया जा सकता था। यद्यपि ऐसे बहुत अधिक आध्यात्मिक तत्व नहीं थे जो शरीर की अशुद्धियों को साफ कर सकें, फिर भी श्रेणी 3 का सृजन मास्टर विभिन्न आध्यात्मिक तत्वों को मिलाकर ऐसा मिश्रण तैयार कर सकता था जो शरीर से कम 15% अशुद्धियों को साफ कर सकता था। कई शीर्ष गुटों ने सिल्वर स्टैमन गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत की एक बूंद के लिए रेडियंट मून पैलेस से भीख मांगने का तरीका खोजने के लिए अपने दिमाग पर जोर डाला। सिल्वर स्टैमन गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत की एक बूंद मिश्रण की प्रभावशीलता को बहुत बढ़ा देगी और इसकी सफाई क्षमता को कम से कम 30% तक बढ़ा देगी। लालची लिन युआन। इसलिए अनुबंध बनाने के लिए कागजी तत्व स्रोत प्रकार की वस्तु का मानदंड लगभग बहुत सरल था। किसी कारण से लिन युआन ने कागज तत्व के बारे में जानने के बाद अपने पिछले जीवन में देखे एक एनी चरित्र को याद किया। लिन युआन के मन में एक मूर्खतापूर्ण विचार आया। मैं निश्चित रूप से मूर्ख नहीं हूं, लेकिन अगर मुझे कागज तत्व स्रोत प्रकार की वस्तु मिल जाए तो चू सी और वेनियडिन और वेनीमन यू इसे प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। हालांकि चू सी परी स्रोत प्रकार की वस्तु बर्निंग सनफ्लावर का अनुबंध करने जा रही थी। जलता हुआ सूरजमुखी कागज तत्व स्रोत प्रकार की वस्तु के साथ संगत नहीं होगा। लकड़ी के तत्व के उत्परिवर्तन के रूप में कागज का तत्व भी जलते हुए सूरजमुखी की सर्वव्यापी लपटों के संपर्क में आते ही शीघ्र ही जल उठेगा। इस प्रकार पेपर एलिमेंटल स्रोत प्रकार आइटम को अनुबंधित करने के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार वेन्यू था। वेन्यू एक सहायक प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर थी और सनलाइट इग्रेट और अर्थ रश गोल्डन लोटस दोनों के पास कोई लड़ाकू क्षमता नहीं थी। वेन्यू एक खाली कैनवास की तरह थी और वह किसी भी स्रोत प्रकार की वस्तु को अनुबंधित कर सकती थी। उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि जिस स्रोत प्रकार की वस्तु को उसने अनुबंधित किया है वह उसे सीमित कर देगी। लिन युआन इस दुविधा में था। उसे 500 ग्राम का 1000 अपॉर्चुनिटीज सीक्रेट क्रिस्टल और डायमंड शाइनिंग लस्टर एम्फिप्टेरे स्केल और साथ ही वांग फुक्सियांग का पेपर एलिमेंटल सोर्स टाइप आइटम चाहिए था। चूंकि यह एक समूह कल्याण नीलामी थी, लिन युआन केवल उस व्यक्ति के साथ व्यापार कर सकता था जिसने सबसे ऊंची बोली लगाई थी। यद्यपि लिन युआन के लिए यह सबसे अधिक लागत प्रभावी उपाय था, लेकिन उसे यह देखकर दुख हुआ कि इतनी कीमती वस्तुएं उसकी मुट्ठी से निकल गईं। लिन युआन खुद को रोक नहीं सका और उसने योजना बनानी शुरू कर दी कि वह दोनों महिलाओं द्वारा दी गई मूल्यवान वस्तुओं को कैसे प्राप्त कर सकता है। लिन युआन ने वांग फुक्सियांग से कहा, यदि आप जो 20 स्रोत प्रकार की वस्तुएं पेश कर रहे हैं उनमें वास्तव में कोई तत्व प्रकार की वस्तु है, तो इसका मतलब है कि आप स्पष्ट रूप से सबसे ऊंची बोली लगाने वाले हैं। वांग फुक्सियांग ने हंसते हुए कहा, मुझे आपके द्वारा बेचे जा रहे स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती बहुत पसंद है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप भविष्य में और भी नीलामी करेंगे। टुआन हे सहित मौलिक मोतियों में रुचि रखने वाले सभी लोगों ने उसके प्रश्न पर कान खड़े कर ली। वे सांस रोककर यह सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे कि लिन युआन ने क्या योजना बनाई थी। लिन युआन कुछ देर के लिए उसके सवाल से स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मैं इन 9.9 शुद्धता वाले स्वर्गीय युवती ग्रेड तत्व मोतियों को समूह कल्याण के रूप में नीलाम कर रहा हूं, न कि 9.8 शुद्धता वाले मोतियों को, क्योंकि मैं 2 दिन की देरी की भरपाई करना चाहता था। अगली समूह कल्याण नीलामी
अब स्वर्गीय ग्रेड तत्व मोतियों के लिए नहीं होगी। अगली वस्तु पहली बार की तरह फूल ब्रोकेड मोती होगी। लिन युआन के जवाब का इंतजार कर रहे लोगों के चेहरों पर निराशा साफ झलक रही थी। जब उसने उनकी प्रतिक्रिया देखी तो लिन युआन ने धीरे से मेज पर दस्तक दी। लिन युआन बेवकूफ नहीं था। अगर वह अगली बार फिर से ऐसी गुणवत्ता वाले स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती की नीलामी करता तो समूह के कुछ सदस्य जो उन्हें चाहते थे वे रुक जाते और यह देखने के लिए इंतजार करते कि क्या वे कम बोली के साथ नीलामी में प्रवेश कर सकते हैं। समूह में ऐसे बहुत कम लोग थे जो स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों की नीलामी में भाग ले सकते थे। अगर वह इस तरह से नीलामी करता तो वह उन्हें लाभ के लिए कैसे बेच पाता। लिन युआन जानता था कि जो वस्तु जितनी कीमती होगी वह उतनी ही मूल्यवान होगी। यद्यपि लिन युआन के पास उसके सभी संसाधनों में सबसे अधिक मात्रा में 9.9 शुद्धता वाले स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती थे, फिर भी वह लगातार इस तरह के स्तर का समूह कल्याण नहीं करता था। हालांकि लिन युआन ने उनकी सारी उम्मीदें खत्म नहीं की। उन्होंने बस इतना कहा कि समूह कल्याण के रूप में नीलाम की जाने वाली अगली वस्तु फ्लावर ब्रोकेड मोती होगी। समूह के सदस्य इसे किस प्रकार लेते हैं यह उन पर निर्भर था, क्योंकि सभी के दृष्टिकोण अलग अलग थे। वांग फुक्सियांग ने लिसन के हाथों में स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों की थाली पर नजर डाली और फिर कहा, अगर मैं बोली लगाने के लिए और अधिक संसाधन लगा सकता हूं तो क्या मेरे लिए 20 और स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों की बोली लगाना संभव है, जो कि उनके बिकने की कीमत पर आधारित होगा। लिन युआन ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया और शांति से कहा, नहीं। लिन युआन वास्तव में उसके अनुरोध का पालन करने के लिए तैयार था और वर्तमान बोली उस राशि तक पहुंच गई थी जो उसने मन में सोची थी। इसके अलावा तनावपूर्ण माहौल और अस्थिर दिग्गजों के चेहरे ने उसे बताया कि वह इस नीलामी से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करने जा रहा था। यदि वह जीतने वाली बोली को 2 से गुणा कर सके तो उसे दोगुनी खुशी होगी। तथ्य यह है कि वांग फुक्सियांग ने यह प्रश्न पूछा था, जिसका अर्थ था कि उसके पास इसे समर्थन देने के लिए क्रय शक्ति थी। लिन युआन अपने पास मौजूद धन की मात्रा से आश्चर्यचकित थी। वह वास्तव में एक ऐसी महिला थी जिसने 100 लोगों को मौत का श्राप दिया था और उनकी संपत्ति जब्त कर ली थी। हालांकि लिन युआन ने पहली बार आयोजित समूह कल्याण नीलामी से ही इसके नियम बना दिए थे। परचेज विद नो लॉस स्टोर के मालिक और स्काई सिटी के प्रमुख होने के नाते जब समूह कल्याण नीलामी की बात आई तो वे अंतिम क्षण में अपना मन नहीं बदल सके। भले ही वह इसे बहुत बुरी तरह से चाहते थे, लेकिन उन्हें हिम्मत जुटानी पड़ी और नहीं कहना पड़ा। लिन युआन द्वारा 2 बार मना किए जाने के बाद वांग फुक्सियांग ने मुंह बनाया, लेकिन फिर से नहीं बैठी। वह शालीनता से खड़ी रही और बाकी लोगों के अपनी बोली लगाने का इंतजार करने लगी ताकि वह उनसे अधिक बोली लगा सके। वांग फुक्सियांग की मीठी आवाज सुनकर मास्टर डुआन ली का चेहरा लाल हो गया। जैसे ही वह उसे डांटने वाली थी, उसे अचानक एक अफवाह याद आ गई। वह बेहद डरी हुई लग रही थी और उसने अपनी जीभ पर पहले से मौजूद शब्दों को दबा दिया। ली शियाओतियाओ, जो मास्टर डुआन ली के बगल में था, ने अपने मास्टर को बुदबुदाते हुए सुना, 100 साल से अधिक उम्र के। ली शियाओतियाओ ने चकित होकर चुलबुले वांग फुक्सियांग को देखा, जो 30 वर्ष से अधिक उम्र का नहीं लग रहा था। हालांकि वह इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं था कि उसने सही सुना है या नहीं, क्योंकि कई लोग चिल्लाकर बोल रहे थे। मास्टर डुआन ली के चेहरे पर झिझक की जगह दृढ़ संकल्प ने ले ली जब उसने लिसन के हाथों में थाली में रखे मौलिक मोतियों को देखा। एक बार जब मास्टर डुआन ली ने खुद को संभाला तो उसके चेहरे पर एक पीड़ादायक भाव उभर आया। जल्द ही उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव उभर आया जिससे पता चल रहा था कि उसके दिमाग में कोई योजना बन रही है। मास्टर डुआन ली ने अपनी बेचैनी भरी बोली रोक दी थी। वह धैर्यपूर्वक अपनी सीट पर बैठी रही और उस अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करने लगी जब वह शिकार के लिए झपट्टा मार सके। ली शियाओतियाओ को यह एहसास नहीं हुआ कि उसके मालिक के पास कोई योजना थी। उसने मान लिया कि वह वांग फुक्सियांग से हार गई है और वांग फुक्सियांग की जबरदस्त वित्तीय ताकत के सामने खुद को असहाय महसूस कर रहा था। ली शियाओतियाओ को पता था कि उसके चाचा डुआन हे भी नीलामी में भाग लेने आए हैं।
हालांकि उस क्षण तक डुआन हे ने अभी तक एक भी बोली नहीं लगाई थी। ली शियाओतियाओ ने अपना सिर घुमाया और डुआन हे की तरफ देखा, लेकिन जब उसने अपने चाचा की उस खतरनाक निगाह के बेइज्जती के बारे में सोचा तो ली शियाओतियाओ ने जल्दी से अपना आसन ठीक किया और अपनी नजर वांग फुक्सियांग पर केंद्रित कर दी। अपने चाचा की क्रूर निगाहों की तुलना में वांग फुक्सियांग का चुलबुला व्यवहार अभी भी सहन करना आसान था, भले ही वह वास्तव में 100 वर्षीय बुजुर्ग महिला थी। उसी समय वांग फुक्सियांग ने एक और बोली लगाई, क्योंकि वह अपनी संपत्ति की ताकत के तहत दूसरों को कुचलना जारी रखे हुए थी। कागजी तत्व स्रोत प्रकार की वस्तु की बोली की घोषणा करने के बाद वांग फुक्सियांग ने कोई अन्य दुर्लभ वस्तु प्रदर्शित नहीं की। हालांकि जब भी कोई ऊंची बोली लगाता तो वह एक स्रोत प्रकार की वस्तु जोड़ देती जिसकी बोली उनसे अधिक हो सकती थी। सभी बोलीदाताओं में से वांग फुक्सियांग की बोलियां सबसे सीधी थीं। जिस तरह से उसने स्रोत प्रकार की वस्तुओं को फेंका, उससे ली शियाओतियाओ को एक अमीर वृद्ध महिला की याद आ गई। जब उन्होंने वांग फुक्सियांग की उम्र और उसके मृत पतियों, प्रेमियों के बारे में सोचा, तो ली शियाओतियाओ ने सोचा कि अपने स्वामी को सांत्वना देना सबसे अच्छा होगा, जो बोली युद्ध हारने के लिए निश्चित थे। लिन युआन के मुखौटे के पीछे एक शांत भाव था, जो उसके दिमाग में तेजी से घूम रहे गियर के विपरीत था। वह अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था कि वह ऐसा कोई तरीका निकाले जिससे वह अपने नियमों को तोड़े बिना अधिक मौलिक मोतियों की नीलामी कर सके और अपनी इच्छित सभी वस्तुएं प्राप्त कर सके। लिन युआन के पास पहले से ही एक सामान्य विचार था, लेकिन सफल होने के लिए उसे एक कठिन शर्त पूरी करनी थी। लिन युआन केवल यह देखने के लिए इंतजार कर सकता था कि क्या उत्साहपूर्वक बोली लगाने वाले समूह के सदस्य उसके लिए आवश्यक परिस्थितियां बना सकते हैं। डुआन हे की भौहें और भी सिकुड़ गईं। नीलामी के दौरान उसका दिमाग लिन युआन के विचारों में उलझा हुआ था। हालांकि अब उन्होंने अपना ध्यान वांग फुजियांग की ओर मोड़ लिया था। डुआन ने कभी नहीं सोचा था कि इस प्रशंसक क्लब में उसके जैसा कोई व्यक्ति देखने को मिलेगा। डुआन हे की राय में यह महिला एक जटिल पहेली थी। अपनी सबसे समृद्ध अवस्था में भी डुआन हे वांग फुक्सियांग की तुलना में कुछ भी नहीं था। वांग फुक्सियांग ने कुल 158 साझेदारों को मौत का श्राप दिया था और उनमें से कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं था। जिन लोगों को उसने मृत्यु का श्राप दिया था उनमें से आधे लोग सृजन मास्टर थे, जिनमें से अधिकांश वर्ग 3 के थे, लेकिन उनमें से 3 वर्ग 4 के थे। मास्टर था। वांग फुक्सियांग का अंतिम पति एक उच्च सम्राट श्रेणी का विशेषज्ञ था, जिसके पास सुजैन मिथ थाइफे था। 30 साल पहले जब डुआन हे राजा श्रेणी में पहुंचा ही था तो वह स्पिरिट गार्ड्स में शामिल हो गया। उनका पहला कार्य एक गार्ड दूत के नेतृत्व में वांग फुक्सियांग की जांच करना था। जांच पूरी होने पर पता चला कि वांग फुक्सियांग से जुड़े सभी लोग दुर्घटनाओं में मारे गए थे। शिखर सम्राट श्रेणी का विशेषज्ञ उस टीम का सदस्य था जो जांच के लिए उसके साथ गया था। चूंकि सभी साक्ष्य दुर्घटनाओं की ओर इशारा कर रहे थे, इसलिए गार्ड दूत जांच रिपोर्ट पर केवल इतना ही लिख सके कि वांग फुक्सियांग का जीवन अत्यंत लचीला है। डुआन हे को हमेशा से यकीन था कि वांग फुक्सियांग में जो दिखता है उससे कहीं अधिक है। उन्होंने 1 वर्ष से भी कम समय में स्पिरिट गार्ड्स को छोड़ दिया था। इस वर्ष के दौरान वांग फुक्सियांग ने अपनी इच्छा के अनुसार सभी वित्तीय संसाधनों का उपयोग विलासिता की वस्तुओं के मूल्यांकन के लिए समर्पित एक टीम लांग्या पैवेलियन बनाने में किया था। शुरुआत में लांग्या मंडप केवल दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्रियों से बने विलासिता के सामानों का मूल्यांकन करता था और उन्हें क्रेडिट रेटिंग देता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ अत्यंत मूल्यवान विलासिता की वस्तुओं को लांग्या पैवेलियन द्वारा उच्च क्रेडिट रेटिंग प्रदान की गई तथा उसके बाद उनकी कीमत में वृद्धि जारी रही। लांग्या मंडप 30 वर्षों से चल रहा था। अब लांग्या पैवेलियन का मूल्यांकन और क्रेडिट रेटिंग किसी विलासिता की वस्तु का वास्तविक मूल्य निर्धारित कर सकती है। वांग फुक्सियांग वह महिला थीं जिन्होंने इस संस्था का निर्माण किया था। डुआन हे यह भी नहीं समझ पाया कि वांग फुक्सियांग के पास कितनी बड़ी मात्रा में धन संपत्ति थी। यहां वांग फुक्सियांग के अलावा किसी को भी उसकी असली पहचान नहीं पता थी। डुआन हे जानता था कि यदि संयोगवश उसे वांग फुक्सियांग की जांच करने का काम नहीं सौंपा गया होता
तो वह उसकी पृष्ठभूमि के बारे में कुछ भी नहीं जान पाता। वह जो कुछ भी जानता था उसके बावजूद डुआन हे इस नीलामी के दौरान अपनी सतर्कता कम नहीं करने वाला था। डुआन हे खड़ा हुआ और तेज आवाज में कहा, मैं 27 स्रोत प्रकार की वस्तुओं की बोली लगा रहा हूं, साथ ही सुजरेन मिथ आय, प्राचीन झील टोड से सार रक्त की एक बूंद भी। डुआन हे की अचानक अतिरिक्त बोली पर लिन युआन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। नीलामी में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों ने गहरी सांस ली। हालांकि वांग फुक्सियांग का कागज तत्व मोती दुर्लभ था, फिर भी यह सिर्फ एक स्रोत प्रकार की वस्तु थी। केवल सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ को ही सुजैन मिथ आयफे के सार रक्त तक पहुंच थी। प्राचीन झील टोड के सार रक्त को अन्य सुजरेन मिथ नस्ल के फेय के सार रक्त की तुलना में उपयोग करना मुश्किल था, क्योंकि यह जहर प्रकार का था। अन्य सुजरेन मिथ नस्ल के फेय के सार रक्त को एक बार मिश्रण में बदल देने के बाद अन्य फेय को पोषित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। हालांकि विष प्रकार के परी का रक्त एक अपवाद था। यदि किसी विष प्रकार के परी के सार रक्त का उपयोग अन्य परियों के पोषण के लिए किया जाता है, तो उस परी की मृत्यु संभवतः जहर के कारण हो सकती है। जैसा कि कहा गया है, सुजरेन मिथ आय प्राचीन झील टोड का सार रक्त कागज तत्व वस्तु की वांग फुक्सियांग की बोली को मात देने के लिए पर्याप्त था। लिन युआन इस बात से बहुत खुश था कि डुआन ही नीलामी में शामिल हो गया था। वह डुआन ही को भर्ती करना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि डुआन ही का चरित्र उसके मानक को पूरा कर पाएगा या नहीं, और उसे यह भी नहीं पता था कि डुआन ही लिन युआन की पेशकश में दिलचस्पी लेगा या नहीं। इस प्रकार लिन युआन केवल वही पैसा ले सकता था जो डुआन हे दे रहा था। सूर्य प्रकाश राजा कमल। भले ही डुआन हे ने 12 स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती जीत लिए हों, फिर भी वे उसकी निजी वस्तुएं ही रहेंगी, भले ही लिन युआन ने उसे भर्ती किया हो या नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं था कि डुआन हे वांग फुक्सियांग का सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी था। इसके अलावा लिन युआन की उम्मीदों को पूरा करने के लिए बोली को अकल्पनीय राशि तक पहुंचने की आवश्यकता थी। जब वांग फुक्सियांग को पता चला कि उसकी बोली हार गई है, तो वह गुस्से से उबलने लगी। वांग फुक्सियांग ने डुआन हे को घूरते हुए कहा, तुम्हारे जैसे घिनौने आदमी को इन क्लाउड ड्रीम लेक मोतियों की क्या जरूरत है? इतनी शानदार चीज मेरे गले में लटकाई जानी चाहिए। सिर्फ मेरी बर्फ सी सफेद गर्दन ही इनसे सजी जाने के योग्य है। डुआन हे ने वांग फुक्सियांग की गर्दन पर नजर डाली। किसी तरह उसे लगा कि उसने जो कहा वह सही था। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, डुआन हे खुद को हैरान होने से नहीं रोक सका। उसने जल्दी से नजरें दूसरी ओर घुमाई और धीमी आवाज में कहा, 9.9 शुद्धता वाले स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती में मौलिक ऊर्जा की अधिकतम शुद्धता परियों में कायापलट को सक्रिय करने के लिए सबसे अच्छी दवा है। वांग फुक्सियांग ने अपने सामने कुर्सी थपथपाई और धीरे से कहा, मैंने 30 स्रोत प्रकार की वस्तुओं की बोली लगाई है। स्रोत प्रकार की वस्तुओं में से एक पेपर एलिमेंटल स्रोत प्रकार की वस्तु है, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था। आप क्लाउड ड्रीम मोती का उपयोग फेयस को पोषित करने के लिए करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? यह लगभग अपवित्र है। हे बेशक आप जैसे व्यक्ति को हमेशा के लिए कंगाल होना ही है। डुआन हे का चेहरा काला पड़ गया। उसने बिना कुछ कहे अपना रुख वांग फुक्सियांग से ऊपर कर दिया। सुनो, जो लिन युआन के बगल में था ने घोषणा की, नीलामी 2 मिनट में समाप्त हो जाएगी। जो लोग अभी भी बोली लगाना चाहते हैं, उन्हें अभी ऐसा करना चाहिए। लिसन के बोलने के बाद समूह के एक बड़े व्यक्ति बोली लगाने की होड़ में शामिल हो गए। हालांकि जैसे ही उसने अपनी बोली लगाई, डुआन हे ने उससे अधिक बोली लगा दी। जिस बड़े आदमी को बोली में हरा दिया गया था, वह अफसोस के साथ अपनी सीट पर बैठ गया और अपनी टांगें क्रॉस करके बैठ गया। यह स्पष्ट था कि उन्होंने बोली लगाना छोड़ दिया था और अब वे केवल दर्शक बनकर रह गए थे। तभी शांत मास्टर डुआन ली खड़े हुए और कहा, मेरी बोली वही रहेगी, लेकिन मैं एक और 500 ग्राम अन्नमामा, 1000 अवसर क्रिस्टल और एक स्वर्ग और पृथ्वी सूर्य प्रकाश राजा कमल जोड़ना चाहूंगा। वांग फुक्सियांग की अभिव्यक्ति फीकी पड़ गई और उसने खुद को कोसा। यह बूढ़ी औरत एक क्रिएशन मास्टर है।
वह सूर्य के प्रकाश के राजा लोटस की बलि देने के लिए कैसे तैयार है? वह एक पागल है। लिन युआन के मन में अपनी योजना को छोड़ने की थोड़ी सी इच्छा थी और उसने भविष्य में अन्य तरीकों का उपयोग करने का निर्णय लिया ताकि मास्टर डुआन ली के पास मौजूद सभी दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्रियों को प्राप्त कर सके जिनकी उसे आवश्यकता थी। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि मास्टर डुआन ली इतने जिद्दी होंगे कि डुआन हे और वांग फुक्सियांग के साथ लड़ाई में शामिल हो जाएंगे। मास्टर डुआन ली की बोली ने तुरंत उन शर्तों में से आधी को पूरा कर दिया जिनकी लिन युआन उम्मीद कर रही थी। लेकिन लिन युआन की उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं, यह अभी भी डुआन हे और वांग फुक्सियांग पर निर्भर था। यदि डुआन हे और वांग फुक्सियांग ने बोली लगाना जारी नहीं रखा तो लिन युआन वह सब कुछ प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा जो मास्टर डुआन ली ने बोली लगाई थी। उसकी बोली में सनलाइट किंग लोटस भी शामिल था। क्या मुनाफा हुआ? दूर की हवेली से वापसी में मानव निर्मित झील का विस्तार करने के लिए लिन युआन केंद्र में एक जल उद्यान बनाना चाहता था। इस प्रक्रिया का सबसे कठिन हिस्सा यह था कि बगीचे को कैसे जीवंत रखा जाए। कक्षा 5 के स्पिरिट क्राफ्ट्समैन के रूप में उनके लिए जल उद्यान डिजाइन करना कठिन था। बगीचे की नींव पहले से ही एक बहुत बड़ी परियोजना थी। अगर लिन युआन सूर्य के प्रकाश राजा कमल को प्राप्त कर सकता है तो वह इसे मानव निर्मित झील के बीच में लगाएगा। सूर्य के प्रकाश का राजा कमल अंततः एक छोटे पर्वत के आकार का हो गया और उसने उसके प्रत्येक 62 पत्तों पर एक सुंदर मंडप बनाया। परिपक्व सूर्य प्रकाश राजा कमल जल उद्यान के लिए एक प्राकृतिक बुनियादी संरचना का निर्माण करेगा। हु क्वान के सभी डिजाइन और इमारतें सूर्य प्रकाश राजा लोटासिमो मैंडलोटस के शीर्ष पर बनाई जा सकती हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के देवता के रूप में सूर्य प्रकाश राजा लोटस की मुख्य क्षमता यह थी कि वह सूर्य के प्रकाश को अपनी दांत के आकार की जड़ों में संग्रहित कर सकता था जो पानी के नीचे उगती थीं। सूर्यास्त के बाद सूर्य प्रकाश राजा कमल अपने अंदर संग्रहित सारी सूर्य रोशनी छोड़ देता। सतह के ऊपर अंधेरा होगा लेकिन पानी के नीचे दिन के समय की तरह गर्म रोशनी होगी। इसलिए पानी की सतह हर समय जलती और चमकदार रहेगी। दुर्भाग्यवश सूर्य प्रकाश राजा लोटस एक बहुत शक्तिशाली स्वर्ग और पृथ्वी पर नहीं था। फिर भी सूर्य प्रकाश राजा लोटस की क्षमताएं लिन युआन के जल उद्यान में पौधे प्रकार के परियों को दोगुनी धूप प्रदान कर सकती हैं। सूर्य के प्रकाश की बढ़ी हुई मात्रा से वे फूल जिन्हें पहले अधिक सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता थी पहले की तुलना में अधिक शानदार ढंग से खिलेंगे। सूर्य प्रकाश राजा कमल के साथ हु क्वान और जियाओ हानजोंग के विभिन्न दुर्लभ फूलों का संग्रह निश्चित रूप से जल उद्यान को एक जादुई स्थान में बदल देगा। मानव निर्मित झील में एकमात्र जानवर ब्लिस की एंजल फिश होगी जिसे लिन युआन ने प्रजनन करने की योजना बनाई थी। जब रात हो जाती तो दोपहर की चमकदार धूप से पानी भर जाता। डुआन हे और वांग फुक्सियांग के थोड़े विराम के बाद वे दोनों एक स्वर में स्रोत प्रकार की वस्तुओं को जोड़ने के लिए चिल्लाए। उनकी कीमतें मास्टर डुआन ली के बराबर थीं। मास्टर डुआन ली ने मन ही मन कोसा, ये दोनों पागल हैं। मास्टर डुआन ली को अब ऐसा नहीं लग रहा था कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है। ली शियाओतियाओ बहुत खुश था क्योंकि उसके गुरु और चाचा बहुत ही तीव्रता से आदेश दे रहे थे। दो बड़े लोगों का शिष्य और भतीजा होने के नाते मैं बहुत अच्छा हूं। जब डुआन हे और वांग फुक्सियांग चिल्ला रहे थे लिन युआन का होंठ मुखौटे के नीचे ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था। जिन परिस्थितियों की उसने आशा की थी वे अंततः पूरी हो गईं। अब उसके लिए अपनी फसल काटने का समय आ गया था। सुनो, समय देखा? वांग फुक्सियांग, डुआन हे और मास्टर डुआन ली की बोलियां बराबर थीं। लिसन ने घोषणा की, समूह कल्याण नीलामी समाप्त होने में 10 सेकंड शेष हैं। वांग फुक्सियांग ने अपने दांत पीसते हुए मीठी आवाज में कहा, मैं 3 और स्रोत प्रकार की वस्तुएं जोड़ने को तैयार हूं। वांग फुक्सियांग की बात पूरी होने से पहले ही एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी, आपकी बोलियां बहुत ज्यादा हैं, इसे बढ़ाना बंद करें। वांग फुक्सियांग जब अपनी बोली बढ़ाने ही वाली थी तभी उसे टोका गया। उसकी कसी हुई भौहें और भी कस गईं। जब उसे पता चला कि जिस व्यक्ति ने उसे बीच में रोका था वह ग्रुप एडमिन था तो उसने आश्चर्य से भौहें चढ़ाईं। वांग फुक्सियांग को उम्मीद नहीं थी
कि ग्रुप एडमिन की आवाज इतनी युवा होगी। उसमें एक अवर्णनीय आकर्षण था। आवाज ने वांग फुजियांग को सांत्वना दी। जब लिन युआन ने बोली बंद करने को कहा तो सभी की नजरें उस पर टिक गईं। लिन युआन को लगा कि उन सब की निगाहें उस पर टिकी हैं। उसने लिसन के हाथों से मौलिक मोतियों की थाली पकड़ी और उसे हवा में उठा दिया। समूह कल्याण का उद्देश्य कल्याण देना है। इन स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों की बोलियां पहले से ही बहुत अधिक हैं। यह कल्याण के उद्देश्य को पराजित करता है, लिन युआन ने कहा। लिन युआन ने धार्मिकता से भरे ये शब्द कहे। उस समय धार्मिकता के जीवंत अवतार लिन युआन ने वहां उपस्थित सभी लोगों को चकित कर दिया। यद्यपि यह एक सामूहिक कल्याण नीलामी थी, फिर भी उपस्थित लोगों की नजर में यह एक नियमित नीलामी से भिन्न नहीं थी। यह तथ्य कि लिन युआन 9.9 शुद्धता वाले क्लाउड ड्रीम लेक मोती की नीलामी करने को तैयार था, कल्याणकारी माना जाने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा जीतने वाले लोग 48 प्रकारों में से अपनी पसंद का चुनाव कर सकते थे। अंतिम बोली का निर्णय प्रतिभागियों और उनके संसाधनों पर निर्भर था। हालांकि जब लिन युआन ने बोली रोकने का आदेश दिया तो वहां मौजूद लोगों को थोड़ी गर्मजोशी महसूस हुई। यद्यपि परचेज विद नो लॉस स्टोर का माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन ग्रुप एडमिन अक्सर केवल लॉग्स ही पढ़ता था और संदेश पोस्ट नहीं करता था। ग्रुप एडमिन द्वारा बोलियां रोकने के लिए कहने पर ग्रुप के सदस्यों को थोड़ी नरमी महसूस हुई। वांग फुक्सियांग को भी इस अजीब मुखौटा पहने युवक की दयालुता महसूस हुई। बहरहाल वांग फुक्सियांग इन क्लाउड ड्रीम लेक मोतियों का मालिक बनने पर अड़े थे। पिछली बोली के दौरान वांग फुक्सियांग ने पहले से ही इस सौदे के लिए खुद को तैयार कर लिया था। ग्रुप एडमिन द्वारा बोली समाप्त करने से पहले मैं बोली लगाने वाला आखिरी व्यक्ति था। क्या आप ये क्लाउड ड्रीम लेक मोती मुझे दे सकते हैं? डुआन हे और मास्टर डुआन ली दोनों लड़ने के लिए तैयार थे जब लिन युआन ने आदेश रोकने के लिए कहा। डुआन के पास कुछ भी नहीं बचा था और वह अपने मुख्य परी को मिथक डई तक पहुंचाने के लिए शुरू में तैयार की गई आध्यात्मिक सामग्री को फेंकने के लिए तैयार था। तार्किक रूप से डुआन हे को पता था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए उसने एक पल के चिंतन के बाद बोली युद्ध छोड़ दिया। जबकि मास्टर डुआन ली के पास अभी भी अपने बैंक में कुछ संसाधन बचे हुए थे। क्लास 4 क्रिश्चियन मास्टर के रूप में मास्टर डुआन ली के पास लिन युआन के बराबर संसाधन थे। वह पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन वह बहुत मितव्ययी थी। इस प्रकार उसने संसाधनों का एक बड़ा खजाना जमा कर लिया था। उसने स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों की थाली पर एक और नजर डाली और अपनी मुट्ठी भींच ली। यह सिर्फ कुछ स्रोत प्रकार की वस्तुएं हैं। मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा और कुछ फेज को पोषित करने के बाद उन्हें वापस कमाऊंगा। उसके निर्णय के बाद मास्टर डुआन ली वांग फुक्सियांग के पास गए और कहा, यदि आप फिर से बोली लगाएंगे तो मैं भी लगाऊंगा। आप अकेली नहीं हैं जिसके पास बोली लगाने का साधन है। किसी भी तरह से वे मौलिक मोती मेरे हैं, मास्टर मेरे हैं। मास्टर डुआन ली की बातों पर वांग फुक्सियांग ने निराशा में मुस्कुराया। वह उसे डांटने ही वाली थी कि लिन युआन ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। अगर तुम लड़ते रहे तो मुझे नहीं पता कि मुझे अगला सामूहिक कल्याण कार्यक्रम कैसे चलाना चाहिए। इस बारे में क्या ख्याल है? तुम दोनों एक कदम पीछे हटो, वांग फुक्सियांग ने चिंतित होकर कहा। इस मामले में मैं एक कदम भी पीछे नहीं हट सकता। मास्टर डुआन ली ने भी जल्दी से अपना पक्ष रखा। मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं, चाहे बोली कितनी भी ऊंची क्यों ना हो जाए। अगर कोई और पीछे हटना चाहता है तो वह हट सकता है, लेकिन मैं नहीं हटूंगी। लिन युआन चुप हो गया। वहां मौजूद अन्य लोगों ने सोचा कि वह परेशान महसूस कर रहा है। हालांकि लिन युआन वास्तव में अपने दिल में वांग फुक्सियांग और मास्टर डुआन ली की प्रशंसा कर रहा था। लिन युआन ने डुआन हे की ओर देखा। वह जानता था कि डुआन हे की चुप्पी से संकेत मिलता है कि वह अब नीलामी में भाग नहीं लेने वाला था। लिन युआन को डुआन हे द्वारा बोली लगाई जा रही किसी भी वस्तु में विशेष रुचि नहीं थी। लिन युआन के लिए सुजरेन मिथ आय, प्राचीन झील टोड के सार रक्त का स्वामित्व करना बिल्कुल आवश्यक नहीं था। लिन युआन ने अपने दुश्मनों के योगदान के साथ साथ रक्त बीज की माता के उन्मत्त संग्रह प्रयासों के कारण सुजैन मिथ द्वितीय सार रक्त की एक बड़ी मात्रा एकत्र कर ली थी।
हालांकि डुआन हे अब नीलामी में भाग लेने का इरादा नहीं रखता था। लिन युआन ने प्रोटोकॉल का पालन किया और पूछा, क्या आपको नीलामी जारी रखने से कोई समस्या है? डुआन हे ने अपनी वर्तमान स्थिति पर विचार किया। उसे लगा कि वह पहले बहुत आवेगपूर्ण था। अगर मैं वाकई स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती खरीदने में कामयाब हो जाऊं, तो मुझे फय के विकास के बारे में क्या करना चाहिए? भले ही मैं इन क्लाउड ड्रीम लेक मोतियों को बेच पाऊं, लेकिन मुझे ऐसा करने का कोई अनुभव नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें उसी कीमत पर बेच पाऊंगा जिस पर वे नीलाम हुए थे। डुआन हे को समझ आ गया कि लिन युआन ने बोली क्यों रोक दी थी। बोलियां बहुत अधिक हो गई थीं। ऐसे बहुत कम लोग थे जो वांग फुक्सियांग की तरह पागल और अमीर थे। डुआन हे ने बेपरवाही से कहा, अगर वे दोनों एक कदम पीछे हटने को तैयार हैं, तो मैं पीछे हट जाऊंगा। इससे तुम्हें कुछ परेशानी से बचाया जा सकेगा। लिन युआन ने सोचा, डुआन हे ने निश्चित रूप से एक सज्जन व्यक्ति की तरह पीछे हटना शुरू कर दिया है। चूंकि वह निश्चित रूप से पीछे हट रहा है, इसलिए इस समूह कल्याण नीलामी के दौरान उस पर कोई ध्यान केंद्रित करने का कोई मतलब नहीं है। लिन युआन ने आह भरी, जो एक संघर्षपूर्ण आह की तरह लग रही थी। उसने वांग फुक्सियांग और मास्टर डुआन ली से कहा, चूंकि आप दोनों उन्हें चाहते हैं, इसलिए मैं थोड़ा और बलिदान दूंगा। मैं स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों के 2 सेट नीलाम करूंगा। लिन युआन ने लिसन को एक और थाली लाने का इशारा किया। लिन युआन की हरकतों से वहां मौजूद लोग चौंक गए। यह बोलियों को और भी ऊपर चढ़ने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता था, लेकिन वे यह नहीं देख पा रहे थे कि लिन युआन किस तरह से बलिदान दे रहा था। जब बोलियां इतनी ऊंची कीमत पर पहुंच गई हैं, तो ग्रुप एडमिन किस प्रकार त्याग कर रहा है? सुनो, पहले से ही एक और थाली ले जाया गया था। लिन युआन के हाथ की एक लहर के साथ मौलिक मोतियों का एक और ढेर थाली में गिर गया। हालांकि इस ढेर में 2 मौलिक मोती थे जो स्पष्ट रूप से क्लाउड ड्रीम लेक के मोतियों से भिन्न थे। इन 2 मौलिक मोतियों की आंतरिक चमक क्लाउड ड्रीम लेक के बाकी मौलिक मोतियों से अधिक चमकदार थी। लिन युआन ने एक उठाया और उसे दूसरी प्लेट पर रख दिया। क्लाउड ड्रीम लेक मोतियों की पूरी थाली भी इस एक मौलिक मोती की आंतरिक चमक का मुकाबला नहीं कर सकती। इस एक मोती की चमक में मानो पूरी दुनिया की जीवन शक्ति समाहित थी। ऐसा लग रहा था मानो इस मोती के भीतर एक शानदार शहर था और इस मोती के पिंजरे में एक शानदार दुनिया बंद थी। हर बार जब आप मोती को देखते, तो आपको एक अलग एहसास होता। ऐसा कहा जा सकता है कि आप मोती के अंदर की हरी भरी दुनिया में सैर कर रहे हैं। मोती के अंदर की स्फूर्तिदायक जीवन शक्ति ने जन्मजात चमक को सघन अनुभूति प्रदान की। जब आप मोती को देखेंगे, तो उसके भीतर छिपी हुई सुंदर बुद्धि को महसूस कर सकेंगे। यह मनमोहक मोती ऐसे व्यक्ति को भी मोहित कर लेगा जिसे सुंदर गहने पसंद नहीं हैं। वांग फुक्सियांग ने लिन युआन के हाथों में 2 थालियों को चकित होकर देखा। उसने धीरे से कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारे पास परिभाषित जीवन की आंतरिक चमक के साथ स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती हैं। तुम वास्तव में एक बहुत बड़ा त्याग कर रहे हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम समूह कल्याण जैसे खजाने को दे रहे हो। तुम्हारी उदारता के लिए धन्यवाद। इस परिभाषित जीवन मोती के साथ, जिसे मैंने 20 साल पहले किस्मत से हासिल किया था, उसे अब मेरे गहनों के डिब्बे में धूल जमा करने की जरूरत नहीं होगी। उन दोनों से मेरे लिए एक सुंदर जोड़ी बालियां बनेंगी। लिन युआन ने कभी भी परिभाषित जीवन की आंतरिक चमक के बारे में नहीं सुना था। लिन युआन ने केवल 9.9 शुद्धता वाले मौलिक मोती निकाले, जिनमें आंतरिक चमक एक इनर रेडियंस एलिमेंटल मोती में 9.9 शुद्धता वाले स्वर्गीय युवती ग्रेड एलिमेंटल मोती का 95% हिस्सा शामिल था और डिफाइन लाइफ इनर रेडियंस एलिमेंटल मोती में 4% हिस्सा शामिल था। आंकड़ों के आधार पर लिन युआन यह बता सकता था कि परिभाषित जीवन मोती निश्चित रूप से क्लाउड ड्रीम झील मोतियों की तुलना में अधिक मूल्यवान थे। मास्टर डुआन ली सीधे प्लेट के पास पहुंचे और 2 परिभाषित जीवन मोतियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह 7वें आसमान पर थी। डुआन हे, जो शांत भाव से पीछे हट गया था,
अब अविश्वसनीय रूप से क्रोधित दिख रहा था। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे इतना अच्छा अवसर छोड़ दिया। वह पैसा पाने का हकदार नहीं था। समूह कल्याण नीलामी में भाग लेने वाले अन्य समूह सदस्य शुरू में आसानी से सामान लेने के इरादे से समूह में शामिल हुए थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ग्रुप एडमिन रहस्यमय होता गया। उसने जो वस्तुएं बनाईं, वे सभी जादुई खजाने थे। उन्होंने अपना व्यवसाय भी विस्तृत तरीके से संचालित किया। वह बहुत अद्भुत थे। यद्यपि लिन युआन की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह अपाठ्य थी, वह वास्तव में बहुत खुश था कि वह कुछ मौलिक मोतियों का व्यापार कर सकता था, जो स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में कभी न खत्म होने वाली धारा में उत्पन्न होते थे। न केवल वह इस समूह कल्याण नीलामी में कागज तत्व स्रोत प्रकार की वस्तु के लिए व्यापार कर सकता था, जो वेन यू के लिए उपयुक्त थी, बल्कि वह सूर्य प्रकाश राजा लोटस भी प्राप्त कर सकता था, जिसका उपयोग वह अपने परियों का पोषण करने और अपनी हवेली का विस्तार करने के लिए कर सकता था। इसके अलावा उसने बड़ी मात्रा में स्रोत प्रकार की वस्तुएं भी प्राप्त कीं। आसन्न फसल ने लिन युआन को ऐसा महसूस कराया जैसे कि वह सोने की खान में आ गया हो। यह समूह कहानी अंततः अंततः समाप्त हो गई। अब जबकि समूह कल्याण नीलामी समाप्त हो चुकी थी, तो बहुत से सदस्य जो सिर्फ नीलामी देखने आए थे, परचेज विद नो लॉस स्टोर से चले गए। हालांकि समूह कल्याण नीलामी को लेकर उत्साह कम नहीं हुआ। यह उत्साह स्टोर के अंदर से प्रशंसक क्लब तक स्थानांतरित हो गया। यह बात स्टार वेब फोरम तक फैल गई। अब परचेज विद नो लॉस स्टोर में 10 से भी कम लोग बचे थे। वांग फुक्सियांग और मास्टर डुआन ली ने लिसन के हाथों में रखी 2 थालियों से मौलिक मोती चुनना शुरू कर दिया था। लिन युआन ने देखा कि मास्टर डुआन ली ने परिभाषित जीवन मोती एकत्र किया और उसका अनुभवी चेहरा एक देवदूत मुस्कान में बदल गया। मास्टर डुआन ली ने लिन युआन से सावधानीपूर्वक कहा, मैंने जो परिभाषित जीवन मोती चुना है वह जल प्रकार का है, लेकिन वांग फुक्सियांग ने जो चुना है वह पृथ्वी प्रकार का है। मुझे जल प्रकार का मोती नहीं चाहिए। मैं सोच रहा हूं कि क्या आप इसे बदलने में मेरी मदद कर सकते हैं। मास्टर डुआन ली ने झुंझलाहट में वांग फुक्सियांग ली ने यह प्रश्न इसलिए पूछा था क्योंकि वह इस बात से नाराज थी कि वांग फुक्सियांग की ओर देखा। चूंकि वांग फुक्सियांग बोली लगाने वाली अंतिम व्यक्ति थी, इसलिए मौलिक मोतियों को चुनने का अधिकार पहले उसके पास था। लिन युआन ने मास्टर डुआन ली से पूछा, आप किस प्रकार का परिभाषित जीवन पील पसंद करेंगे। मास्टर डुआन को पहली पसंद चुना गया था। मास्टर डुआन ली जानते थे कि परिभाषित जीवन मोती जैसे खजाने का एक टुकड़ा भी पाना बहुत दुर्लभ था, इसलिए उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन युआन इस विनिमय के लिए सहमत होगा। हालांकि लिन युआन की प्रतिक्रिया से वह प्रसन्न हुई। उसने खुशी से जवाब दिया, मुझे किसी भी चीज से कोई परेशानी नहीं है, बशर्ते वह पानी वाली ना हो। लिन युआन ने वांग फुक्सियांग से पूछा, क्या आपके पास परिभाषित जीवन मोती के बारे में कोई विशिष्टता है। वांग फुक्सियांग ने अन्य 47 क्लाउड ड्रीम लेक मोतियों की बारीकी से जांच की थी और उसने पाया कि वे सभी एक जैसी गुणवत्ता के हैं, हालांकि वे अपनी आंतरिक चमक और रंग की छाया में भिन्न थे। इसलिए वांग फुक्सियांग ने बहुत सावधानी से चयन किया था। वांग फुक्सियांग ने लिन युआन के सवाल का अनुमान नहीं लगाया था। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने खुशी से कहा, मैंने 20 साल पहले जो खरीदा था वह पवन प्रकार का है। अगर आप मुझे इससे मिलता जुलता कोई और उपलब्ध करा सकते हैं तो मैं भविष्य में आपके साथ निजी तौर पर काम करने को तैयार हूं। वांग फुक्सियांग ने अचानक अपने स्याह काले बालों को अपने कंधों के पीछे सरका दिया, जिससे वह और भी अधिक आकर्षक लगने लगी। वांग फुक्सियांग ने लिन युआन की ओर देखा और धीरे से उसके करीब चला, जब तक कि उनके बीच केवल आधे कदम की दूरी नहीं रह गई। लिन युआन का गला लगभग अपनी लार से घुट गया, क्योंकि उसके दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी थी। यह महिला क्या करने की कोशिश कर रही है। अगर कोई बहकावे में आ जाए तो शायद उसका पैसा चला जाए, लेकिन यह महिला तो लोगों की जान लेने पर उतारू है। कितना भयानक है। लिन युआन ने अपनी अभिव्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया और खांसते हुए एक पवन प्रकार का परिभाषित जीत डाला। उसने उसे वांग फुक्सियांग के सामने थाली में रख दिया।